नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 71वीं बीपीएससी पीटी 2025 का एडिटोरियल क्वेश्चन बुकलेट का हम लोग फुल प्लेट टेस्ट छठावा देखेंगे। तो आइए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा होता है, तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए, वस्तु की स्थिति होनी चाहिए अनंत पर। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा होता है, तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए अनंत पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जो कि कैसा उपकरण है, ये आपको बताना है। तो ये उपकरण है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है। देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य जो करता है वो विद्युत मोटर करता है। कौन करता है? विद्युत मोटर करता है। विद्युत मोटर करता है। तो आप याद रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम विद्युत मोटर, और विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, देखिए सब यहाँ विद्युत ऊर्जा लगा हुआ है। तो अगर विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट करे तो वो कहलाएगा विद्युत चुंबक। अगर विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करे तो विद्युत मोटर कहलाएगा। और यदि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करे तो कहलाएगा ट्यूबलाइट। वो क्या कहलाएगा? ट्यूबलाइट। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलने वाले को क्या कहेंगे? ट्यूबलाइट। और चुंबकीय ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में बदलना पड़े तब वो कहलाता है विद्युत सेल। विद्युत सेल, तो मतलब चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाएगा? विद्युत सेल। डीसी धारा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है डायनेमो द्वारा। किसके द्वारा? डायनेमो द्वारा। डीसी धारा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डायनेमो द्वारा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। तो देखिए, सही कथन क्या है। पहला कह रहा है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही। कहता है कि बॉल बेयरिंग का प्रयोग स्थैतिक घर्षण को, माने स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदलने के लिए किया जाता है। और बॉल बेयरिंग में दो गोल धातुओं के छल्ले के मध्य छोटी छोटी बॉल होती है। तो ये बिल्कुल बात सही कह रहा है। मतलब ये ऐसा होता है और इन दोनों के बीच में छोटी छोटी बॉल होती है, बॉल बेयरिंग। तो ये बात दोनों ही कथन क्या है? सही है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 5 नंबर का। 5 कह रहा है कि विद्युत धारा होता है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। क्या होता है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। हम लोग देखेंगे 6 नंबर का प्रश्न। कह रहा है क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह खिलाड़ी को सक्षम बनाता है किस चीज के लिए? तो संवेग शून्य करने में सक्षम बनाता है। क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह खिलाड़ी को सक्षम बनाता है संवेग शून्य करने में। किसी व्यक्ति को की आवाज या मोटा या पतला होना किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है तारत्व का। किसी व्यक्ति की आवाज का मोटा या पतला होना किस पर निर्भर करता है? तारत्व पर। निम्नलिखित पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि अल्फा किरण एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि अल्फा किरण एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो सही है। अल्फा किरण भारी अस्थिर परमाणु नाभिक के क्षय के कारण उत्पन्न होता है। तो ये भी बात सही है कि अल्फा किरण भारी अस्थिर परमाणु नाभिक के क्षय के कारण उत्पन्न होता है। तो ये भी सही है। अल्फा किरण पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। तो ये भी बात सही है कि अल्फा किरण अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। तो ये भी बात क्या है? सही है। यानी तीनों बात क्या था? सही था। किसी उपग्रह का परिक्रमण काल निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है किस पर? तो उपग्रह के पृथ्वी तल की ऊंचाई पर। किसी उपग्रह का परिक्रमण काल किस पे निर्भर करता है? तो उपग्रह का पृथ्वी तल से ऊंचाई पर। ठीक है। अगला प्रश्न 10 नंबर का। कह रहा है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करता है तो लिफ्ट में
स्थित पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भार में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। बताना है आप लोग को कि इसका फॉर्मूला क्या है, माने CH3CHOHCOOH। असल में इसी को CH3COOH कहा जाता है। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये है एसिटिक एसिड का। किसका है? एसिटिक, सॉरी, लैक्टिक अम्ल का। ये सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया, ये नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? लैक्टिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला है ये। तो याद रखिएगा कि लैक्टिक अम्ल का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें जो ऑक्जेलिक अम्ल देख रहे हैं इसको C2H2O4 कहा जाता है। C2H2O4। इसमें COOH भी इस प्रकार से भी आपको दे सकता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का याद रखिए C2H2O4, और देखिए COOH और फिर COOH दे सकता है। तो समझना है क्या कि क्या है ये? तो ऑक्जेलिक अम्ल। और ये वाला जो दिया गया है इसमें देखिएगा कि CH3 है, CHO है, और HCOOH है। तो यही वाला है। और इसको जो है इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन में दिया जाए तो भी आप लगाइएगा, यानी C3H6O3 का फॉर्मूला है लैक्टिक अम्ल का। तो लैक्टिक अम्ल का दूगो हो गया C3H6O3, और ये वाला भी CH3CHOHCOOH। अगर कोई पूछे कि एसिटिक अम्ल का बताओ तो एसिटिक अम्ल का होगा C2H4O2, C2H4O2। और इसको इस तरीके से भी दिया जा सकता है CH3COOH, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम का पता लगाइए। किसमें विषम का पता क्या लगाना है? तो बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन फल का पकना एक केमिकल परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। सीमेंट का जमना भी केमिकल चेंज है, कोयले का जमना भी केमिकल चेंज है, लेकिन बर्फ का पिघलना फिजिकल चेंज है, इसीलिए ये विषम है। आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है, उनमें से एक आसूत जल है, माने ए में क्या है? आसूत जल है, आसूत जल है, ठीक है। और अन्य दो में से एक में अम्ल, माने बी में मान लेते हैं कि अम्ल है, और सी में क्या है? क्षार है, अम्ल। दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन, माने एक में अम्लीय है और दूसरे में क्षारीय है, एक में आसूत जल है। तो बोला इसमें किसमें लिटमस डालें, नीला लिटमस, जिसमें कि लाल हो जाए। माने तीनों में ही, तीनों प्रश्नावली में, तीनों ही बीकर में आपको नीला लिटमस लेके जाना है। कौन सा लिटमस लेके जाना है? नीला लिटमस लेके जाना है। और पता करना है कि किसमें ऐसा डालेंगे कि जिसमें लाल हो जाए लिटमस। तो वो तभी पॉसिबल है जब बी वाले में डालेंगे, माने अम्लीय वाला में। तो अम्लीय विलयन। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीला थोथा का समान सूत्र है? तो बताइए नीला थोथा का समान सूत्र क्या होगा? तो नीला थोथा का समान सूत्र CuSO4 5H2O हो जाएगा, जिसको कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा कहते हैं। और ये ZnSO4 और 7H2O को उजला थोथा कहते हैं। क्या कहते हैं? उजला थोथा कहलाता है, जिसको जिंक सल्फेट भी कहते हैं। और CaSO4 2H2O, CaSO4 का होल 2 और H2O, ये कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहलाता है। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। अब देखिए ये और इसको जिप्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको जिप्सम, यानी CaSO4 2H2O को क्या कहा जाता है? जिप्सम कहा जाता है। अब इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए कि कौन सा कथन सही है। पहला, वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं। कह रहा है एक ऐसा पदार्थ बताइए, पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक तो नहीं होते हैं किंतु अपनी उपस्थिति से उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि वैसे पदार्थ जो स्वयं तो उत्प्रेरक नहीं होते हैं किंतु अपनी उपस्थिति से उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ये भी सही है कि वे पदार्थ
जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक बीज कहलाते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंद कर देते हैं, संदमंदक कहलाते हैं। तो ये पॉइंट भी क्या है, सही है, उसको संद मंदक भी कहलाता है। और संद मंदक का इंग्लिश होता है इनहिबिटर्स होता है। ठीक है, यानी सारे पॉइंट सही था। आप कह रहा है कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का तापमान अधिक होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की कौन सी प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण। कौन सी प्रक्रिया है, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, अब 18 नंबर का देख लेते हैं क्वेश्चन। 18 नंबर में क्या कह रहा है, 18 में कह रहा है कि जल में नमक मिलाने पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं, तो वो क्रमशः बढ़ते हैं और फिर घटते हैं। जल में नमक मिलाने पर जल के क्वथनांक क्या होते हैं, तो वो क्रमशः बढ़ते हैं और फिर घटते हैं। क्वांटम डॉट्स बिंदु क्या है, क्वांटम डॉट्स बिंदु क्या है, तो कह रहा है कि ये धातुओं या अर्धचालक पदार्थों से निर्मित होते हैं। तो बिल्कुल सही है कि धातुओं या अर्धचालक पदार्थों से निर्मित होते हैं। ये 10 नैनोमीटर से कम के नैनो पैमाने के कण होते हैं। ये भी सही है कि 10 नैनोमीटर से कम के नैनो पैमाने के कण होते हैं। एक छोटे से क्षेत्र में सीमित इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित संख्या के कारण कृत्रिम परमाणु माने जाते हैं। तो ये भी पॉइंट सही है कि एक छोटे से क्षेत्र में सीमित इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित संख्या के कारण कृत्रिम परमाणु माने जाते हैं। तो अगर कोई पूछे कि क्वांटम डॉट्स क्या है, तो बताइए कि क्वांटम डॉट्स धातु या अर्धचालक पदार्थों से निर्मित होता है। किससे क्वांटम डॉट्स निर्मित होता है, तो धातु और अर्धचालक पदार्थों से। और ये 10 नैनोमीटर से कम के नैनो पैमाने के कण होते हैं। एक छोटे से क्षेत्र में सीमित इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित संख्या के कारण कृत्रिम परमाणु माने जाते हैं। भारत का बताना है आपको पहला संचार उपग्रह था, तो भारत का पहला संचार उपग्रह क्या था दोस्तों, तो वो था एप्पल। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता होती है, तो मैग्नीज होती है और क्लोरीन होता है। तो मैग्नीज और क्लोरीन की आवश्यकता होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में मुख्य अंतर क्या है, तो इन दोनों में आप लोग को मुख्य अंतर बताना है। तो होगा एमएल यानी मशीन लर्निंग एआई का ही एक उप शाखा है, माने सब ब्रांच है, जो मशीनों को सीखने में सक्षम बनाती है। तो कोई पूछे कि एआई और एमएल यानी मशीन लर्निंग में अंतर, तो बताइएगा कि मशीन लर्निंग यानी एमएल एआई का ही सब ब्रांच है, माने उप शाखा है, जो मशीनों को सीखने में सक्षम बनाती है। 23 नंबर देखिए कि डीएनए में कौन से विष युग्म के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन बंध किसमें होते हैं, तो गुआइन साइटोसिन में। डीएनए में कौन से विष युग्म के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, तो गुआइन और साइटोसिन में। ठीक है, देखिए ए का मतलब क्या होता है, एडेनिन। तो एडेनिन और टी का मतलब होता है थायमिन। ठीक है, इसके बीच में डबल बॉन्ड बनता है, मतलब फिर से मैं बता देता हूँ, ए डबल बॉन्ड बनता है टी से, माने एडेनिन और थायमिन पूछे, एडेनिन और थायमिन में तो डबल बॉन्ड बनेगा। और ट्रिपल बॉन्ड बनता है गुआइन और साइटोसिन में, गुआइन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो आपको ये याद रखिएगा। ठीक है, 24 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, सब सही ही है। सब मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, माने इनसोमिया नींद विकार से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। कह रहा है इनसोमिया नींद विकार से जुड़ा हुआ है। और डिस्पेनिया सांस की तकलीफ से जुड़ा हुआ है। डिस्पेनिया क्या है, तो सांस की तकलीफ से जुड़ा हुआ है। और एनोसोमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से जुड़ा हुआ है। देखिए एनोसीमिया गंध के आंशिक या पूर्ण हानि से जुड़ा हुआ है। और एक चीज और याद करिए कि इनोरेक्सिया एडिटिंग डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है। इनोरेक्सिया एडिटिंग ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क के किस भाग से भूख, प्यास
और ताप पर नियंत्रण होता है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क के किस भाग से भूख प्यास और ताप ताप का नियंत्रण होता है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो वो सही है कि डर्मिस में रुधिर वाहिनियां यानी ब्लड वेसल पाया जाता है। तो डर्मिस में क्या पाया जाता है, तो ब्लड वेसल्स पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में कह रहा है कि धमनियों में रक्तदाब शिराओं की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। धमनियों में रक्तदाब शिराओं की तुलना में अधिक होता है। 28 नंबर में देखिए कि क्या सही है, तो वो सही है। देख लीजिए, पित्त पित्ताशय में बनता है और यकृत में सही होता है, ये बिल्कुल गलत है। पित्त यकृत में बनता है और पित्ताशय में सही होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, नहीं, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। पित्त का कार्य होता है वसा को पचाने में मदद करता है, ठीक है। पित्त एक पाचक रसायन है जो लीवर में बनता है और पित्ताशय में संग्रह होता है। लीवर में पित्त बनता है, लीवर में बनता है और पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में पित्ताशय में संग्रहित होता है, मैंने स्टोर होता है। और छोटी ग्रंथि नहीं लीवर, बल्कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। हम लोग देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न कि सभी मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं होने का कारण क्या है, तो वो कारण दोस्तों एंटीजन का है। एंटीजन रुधिर और सर्वप्रथम कार्ल लैंड स्टीनर ने ही ज्ञात किया था एंटीजन का, ठीक है। और पौधों में जाइलम मुक्तः उत्तरदायी होता है, तो जल संवाहक के रूप में। पौधों में जाइलम मुक्तः उत्तरदायी होता है जल संवाहक के रूप में। अब यहाँ से थोड़ा मैथ रीजनिंग के प्रश्न है, तो 10 प्रश्न तो होंगे ही। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 41 नंबर से देखिए, 41 नंबर में कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत निम्न में से किस योजना पर खर्च के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है, तो सर्वाधिक राशि जो आवंटित की गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए। तो केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत निम्न में से किस योजना पर खर्च के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है, तो वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर। और कितना खर्च किया गया है इस पे, तो याद रखिए कि 203 और 000 करोड़। क्या याद रखिएगा, 203 000 करोड़, सब कुछ करोड़ में याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा तो खर्च किया गया है किस पे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 203 100 पे। और मनरेगा पे भी इसके बाद नंबर मनरेगा का ही आता है, जिसमें 86,000 करोड़ खर्च किया गया है। कितना खर्च किया गया है, 86,000 करोड़। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पे 203,000 करोड़। देखिए 203 याद रखिए और 86 याद रखिए, बाकी तीन को सुना बैठा दीजिए, उतना करोड़। तो मनरेगा पे 86,000 और 203,000 करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर। और 6700 करोड़ जल जीवन, 67,000 करोड़ जल जीवन मिशन पे खर्च किया गया है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर 63,500 करोड़ खर्चा किया गया है। मैंने 67,000 किस पे, जल जीवन मिशन पे, 63,500 किस पे, प्रधान किसान सम्मान निधि पर यानी पीएम किसान पर। मनरेगा पर 86,000 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पर 203,000 करोड़ खर्चा किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के प्रारंभिक अनुमानों के मौजूदा आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और शत कथन के बारे में बताइए। तो देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में घरेलू सकल उत्पाद 18.1% है। तो ये नहीं, 18.1 नहीं बल्कि 16% है। और लगभग 16% योगदान करता है और इसमें 46.1% आबादी का भरण पोषण करता है। तो आबादी में पूछा जाए कितना का भरण पोषण करता है, तो 46.1। और प्राथमिक क्षेत्र में जीडीपी में क्या कितना योगदान है, तो 16% योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र 49.51 आबादी का भरण पोषण करता है, नहीं, अभी अभी मैंने बताया 86.1% का योगदान करता है। भरण पोषण कितना करता है, 46.1% का, 46.1% का करता है। तो इस तरीके से दोनों ही क्या है, पॉइंट गलत है। तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। हाल ही में कुमुदुनी लखिया का निधन हो गया, वे थी,
तो वो क्या थी? प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। क्या थी? और इनको 2025 में पद्मश्री 2025 में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कि कुमुदुनी कौन थी? कुमुदुनी लखिया। तो वो एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। 44 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है? 44 में कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किन 3 अफ्रीकी देशों का यात्रा की? तो अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। कहाँ कहाँ की? तो अल्जीरिया की, मॉरिटानिया की और मलावी की। ठीक है। अगला प्रश्न, पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या नाम, नया नाम रखा गया है? तो संविधान सदन, सॉरी, संविधान सदन कर दिया गया है। संविधान सदन, संविधान सदन कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर का। तो 46 नंबर का बढ़िया सा प्रश्न देख लीजिए। एक तरफ सूची एक दिया है जिसमें राज्य है, और दूसरी तरफ दिया गया है उससे संबंधित जीआई टैग, कौन से राज्य में क्या क्या जीआई टैग मिला है। तो देखिए, गोवा को कौन सा जीआई टैग मिला है? तो ओजोफेनी। ओजोफेनी जो एक मादक पेय है, मैंने शराब है, उसको दिया गया है गोवा में, गोवा में ओजोफेनी। और अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और गुजरात में बात करूं, तो गुजरात में दिया गया है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जो है गुजरात में है। और असम को जीआई टैग मिला है एक चावल बियर है, मैवरा जौ बिडवी, मैवरा जौ बिडवी चावल को असम में दिया गया है। अब आपको बताना है एक केरल का। कुछ केरल में भी जीआई टैग दिया गया है। किसको दिया गया है? तो कनरपिया हस्तकला, कनरपिया हस्तकला, कन्नड़ भाषा जानते हैं, तो हस्तकला, कनरपिया हस्तकला को केरल में जीआई टैग मिला है। एक मेघालय में भी मिला है, तो आप मेघालय वाला भी बता ही दीजिए। यहाँ एक है रिंडिया, क्या नाम है? रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम, रिंडिया सिल्क खासी हैंडलूम, इसको भी मिला है मेघालय में, रिंडिया सिल्क खासी हैंडलूम। और एक और यूपी में मिला है, यूपी में मिला है, वो क्या है? तो वह बनारसी सहनाई, बनारसी तबला, बनारसी बनारसी बना बनारसी सहनाई, शहनाई, बनारसी तबला, बनारसी तबला, 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 ये मिला है। यूपी में बनारसी शहनाई, बनारसी तबला, मेघालय में रिंडिया सिल्क खासी हैंडलूम, केरल में कनरपिया हस्तकला, असम में मैवरा जो बिडवी यानी चावल बियर, मैवरा जो बिडवी, और गुजरात में सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, राजस्थान में सांगरी बीन, गोवा में ओजोफेनी, इतना मिला है। एक और याद रख लीजिए तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में मिला है कुंभकोनम पान का पत्ता, कुंभकोनम, कुंभ कोनम, कुंभ कोनम पान का पत्ता, जैसे बनारसी पान का पत्ता होता है, उसी तमिलनाडु में कुंभ कोनम। अब जैसे बिहार के साइड में यानी नॉर्थ इंडिया में एक गाना बजता है ना, खाई के पान बनारस वाला, उस तरीके से तमिलनाडु में अब रजनीकांत गाएंगे खाई के पान कुंभकोनम वाला, इस तरीके से समझ लीजिए। तेलंगाना, तेलंगाना के बारे में भी एक मिला है जीआई टैग, उसे भी याद रखना है। तेलंगाना में मिला है बारंगल चयपत्ता चपाता मिर्च, यानी टमाटर मिर्च भी इसको कहा जाता है। बरंगल बरंगल बारंगल चपाता मिर्च, चपाता मिर्च, तेलंगाना से बारंगल चपाता मिर्च मिला है। ठीक है। तो असम के बारे में भी मैंने आपको बहुत सारा बता ही दिया। तो इतना तो आप लोग कम से कम याद रखेंगे जीआई टैग से संबंधित। साइक्लोन के बारे में बताना है कि साइक्लोन 2025 एक नौसेना एक सैन्य अभ्यास है जो किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये हमेशा होता है भारत और मिस्र के बीच। किसके बीच हुआ है? तो भारत और मिस्र के बीच हुआ है। और भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन तो जानते करते हैं, थल सेना के बीच होता है जो कि जापान में हुआ है, धर्म गार्जियन। ठीक है। और भारत और रूस के बीच में एक इंद्र अभ्यास होता है जो कि चेन्नई में हुआ है, चेन्नई में हुआ। और ये नौसेना के बीच है, भारत और रूस के बीच में इंद्र, जो कि चेन्नई में नौसेना के बीच, भारत और जापान के बीच थल युद्ध हुआ है, धर्म गार्जियन, जो कि जापान में ही हुआ है।
ठीक है। और भारत और फ्रांस के बीच में जानते हैं कि एक शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा होता है? शक्ति अभ्यास होता है, जो थल सेना के बीच होता है। 48 नंबर में देख लेते हैं क्या कह रहा है। 48 नंबर में कह रहा है कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो ये था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का थीम क्या था? तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया कब जाता है? 21 जून को मनाया जाता है योगा दिवस। 49 नंबर कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तब वो है 10वां। कितना नंबर का है? तो 10वां है। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत कथन के बारे में बताइए। तो देखिए, भानु मुश्ताक इसके विजेता रहे हैं, तो ये बात तो बिल्कुल ही सही है कि भानु मुश्ताक, ये भानु नहीं होगा यहाँ पे, ये बानु होगा, गलती से टाइप किया गया है, बानु होगा। बानु मुश्ताक इसके विजेता रहे हैं अंतरराष्ट्रीय ब्रूकर के। और इनका कृति जो रहा है हार्टलैंड रहा है, जो एक तमिल कहानी नहीं है बल्कि एक कन्नड़ कहानी है। कैसा कहानी है? कन्नड़ कहानी है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भस्ती ने किया था। तो पहला और तीसरा तो सही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित कितना बात याद रखना है कि इसका 2025 वाला बानु मुश्ताक ने विजेता रहे हैं। और हार्ट लैम्प जो कि कन्नड़ साहित्य है वो लिखा गया है, और हार्ट लैम्प को ही अनुवाद दीपा भस्ती ने की है। ठीक है। तो इतनी बात जो है आप लोगों को याद रखना है। हम आएंगे 51 नंबर प्रश्न की तरफ कि थाई पूषम त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो थाई पूषम जो त्योहार है वो संबंधित है तमिलनाडु से। थाई पूषम त्योहार किससे संबंधित है? तो तमिलनाडु से। अगला प्रश्न बताना है कि कौन सा प्रक्षेपण यान तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण अपना मिशन पूरा नहीं कर सका है? तो वो है PSLV C61। कौन सा प्रक्षेपण यान तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण अपना मिशन पूरा नहीं कर सका? PSLV 61। अगला प्रश्न, हाल ही में 119वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बाघ संरक्षण हेतु किस जनजाति के योगदान की सराहना की? तो वो की शोलिगा ने। हाल ही में 119वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बाघ संरक्षण हेतु किस जनजाति के योगदान की सराहना की? तो शोलिगा। ऑपरेशन सिंधु का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन सिंधु का उद्देश्य था ईरान इजराइल में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाना। विंबलडन 2025 की महिला एकल विजेता कौन है? तो देखिए, विंबलडन 2025 की महिला एकल विजेता कौन है? तो ईगा स्वीटेक। कौन है? ईगा स्वीटेक। और पुरुष के बारे में पूछा जाए तो पुरुष को बताइएगा। ये पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो ईगा स्वीटेक हैं वो कहाँ की हैं? तो ये पोलैंड निवासी हैं। ठीक है। और अगर कोई पूछे कि ये तो महिला विजेता होगी तो बता दो मेल विजेता कौन था? तो मेल विजेता था यानिक सिनर। कौन था? यानिक सिनर। और यानिक सिनर कहाँ का है दोस्तों? तो इटली का है। यानिक सिनर इटली का है। अब बताना है 56 नंबर। 56 में कह रहा है कि E0 फाइल पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो वो बताने कह रहा है। तो देखिए, ऊपर वाला इसमें देखा जाए तो 3 सही हैं, 3 कथन सही हैं, पहला दूसरा तीसरा। चौथा वाला पॉइंट गलत कह रहा है। तो देखते हैं क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। पहला कह रहा है किसके संदर्भ में कह रहा है ये तो जान लीजिए। E0 FIR पहल किसके बारे में? E0 FIR पहल के बारे में। हाँ, तो देखिए E0 FIR पहल में कि साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए नई E0 FIR पहल शुरू की गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है। साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए नई E0 FIR पहल शुरू की है। इसे दिल्ली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। E0 FIR पहल दिल्ली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का हेल्पलाइन
1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराध स्वचालित रूप से एफआईआर में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराध स्वचालित रूप से एफआईआर में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये सही है। लेकिन ये चौथा पॉइंट कह रहा है कि शुरू में यह 5 लाख रुपए से ऊपर की सीमा के लिए होगा। नहीं, एक्चुअली 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख रुपये से ऊपर के लिए होगा। हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न जो कि कह रहा है 57 नंबर में कि एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। तो वो चलाया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है। तब वो आत्मकथा है शिखर धवन की। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी कहानी है, किसकी आत्मकथा है। तो शिखर धवन का। सहवाग का क्या है, तो सहवाग का है स्टोरी ऑफ द क्रिकेटिंग जीनियस, स्टोरी ऑफ ए क्रिकेटिंग जीनियस। और अनडिफिटेड ये सहवाग की क्रिकेट यात्रा पर आधारित एक प्रेरणादायक पुस्तक है। चलिए आगे देखिए। कपिल देव से बारे में भी कुछ जानिएगा क्या। अजय सेट्टी द्वारा, कपिल देव और अजय सेट्टी द्वारा बी द सिख लिखा गया था। ठीक है। और कपिल देव का एक आत्मकथा है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, बस इतना से ज्यादा इतना याद रखिएगा, ये सब पुराना पुराना हो गया। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 क्या कह रहा है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में यह नीति आयोग की पहल है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि यह नीति आयोग का पहल है। कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसका पहल है, तो नीति आयोग का। और जो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक है इसका केवल 18 प्रमुख राज्य शामिल हैं। इसमें टोटल 18 राज्यों को शामिल किया जाता है और इसमें उड़ीसा सबसे इस सूचकांक में उड़ीसा सबसे ऊपर है। और बिहार का स्थान इसमें राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कितना नंबर पे है, तो 13वां नंबर पे है। इतनी बात तो आप लोग याद रखे लेंगे। 60 का क्वेश्चन देखेंगे कि जल शक्ति मंत्रालय के वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है। तो पहला, जल शक्ति मंत्रालय के वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है। भारत और डैश नया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMRS और एडवांस्ड मॉड्यूलर AMRS के विकास में सहयोग करने की सहमति व्यक्त की है। तो वो है फ्रांस। भारत और फ्रांस ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स के विकास में सहयोग करने की सहमति व्यक्त की, फ्रांस। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है ये जानना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने वार्षिक कोयला उत्पादन में 1 बिलियन का टन आंकड़ा पार कर लिया है। तो ये गलत है, क्योंकि सत्य कथन पूछ रहा है, तो ये वाला गलत है। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है। तो ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत ऐसा एकमात्र देश नहीं है, बल्कि चीन के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने वार्षिक कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन का आंकड़ा पार किया है। भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। 63 नंबर देखिए कि UNODC रिपोर्ट में साइबर धोखाधड़ी के कुछ प्रकारों को एक विशेष नाम दिया गया है। उन स्कैमर द्वारा पुलिस अधिकारियों के रूप में दिखाकर पैसों की मांग करना ये कहलाता है डिजिटल अरेस्ट। UNODC रिपोर्ट में साइबर धोखाधड़ी के कुछ प्रकारों को एक विशेष नाम दिया गया है। उन स्कैमर द्वारा पुलिस अधिकारियों के रूप में दिखाकर पैसों की मांग करना किस शब्द को संबंधित है, तो डिजिटल अरेस्ट। PM उषा योजना के बारे में अब आप लोग को बताना है कि और इसमें गलत कथन को पहचान करने का रहा है। तो देखिए PM उषा योजना, तो एक नाम याद रख लीजिए योजना PM उषा योजना।
ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किया गया था और यह राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उत्तराधिकारी है। बिल्कुल, एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हुआ करता था, उसी का उत्तराधिकारी है पीएम उषा योजना, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किया गया है। पहला पॉइंट याद हो गया और सही भी है। दूसरा, इसे मूल रूप से 2003 में 13 में लॉन्च किया गया और इसके बाद 2021 में इसका दूसरा चरण शुरू किया गया, तो ये गलत है। इसका दूसरा चरण 2021 में नहीं 2018 में हुआ था और इसको लॉन्च 2013 में लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च कब किया गया पीएम उषा योजना को? 2013 में। और इसका दूसरा चरण कब से स्टार्ट हुआ? 2018 से। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में पहुंच, समानता और उत्कृष्टता को बढ़ाना था, साथ ही दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना था। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने पीएमयूएसएच योजना के तहत बिहार के किस विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए का मंजूर किया है? तो वो एक पटना विश्वविद्यालय और एक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने पीएमयूएसएच योजना मतलब पीएम उषा योजना के तहत बिहार के किस विश्वविद्यालय में में 100 करोड़ रुपए का रुपये मंजूर किए हैं? तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए 2025 में बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए जागरूकता अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए कौन से कथन सही है। किसके बारे में कह रहा है? मातृ मृत्यु दर के बारे में। महिलाओं और उनके परिवारों को जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर गर्भावस्था और प्रसव के दौरान विभिन्न सुरक्षा और एहतियाती उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये भी दूसरा सही है कि इस पहल में आशा कार्यकर्ता, जीएनएम, एएनएम, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच सहयोग शामिल होगा। और तीसरा गलत कह रहा है कि इसका लक्ष्य को 55 तक कम करना है। 55 तक कम करने का लक्ष्य नहीं है दोस्तों। ये जो लक्ष्य रखा गया है, ये रखा गया था 60 तक लाना, 55 नहीं बल्कि 60 तक लाना था। लक्ष्य याद रखिएगा, बिहार सरकार का लक्ष्य एएमएमआर का लक्ष्य है 60 तक लाना। तो इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? बिहार को विकसित वर्ष बनाने का लक्ष्य 2047 में रखा है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा? 2047। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है किस जिले में? वैशाली जिले में। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो वैशाली में। और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को बिहार के किस खेल मैदान पर आयोजित किए जाने की प्रारंभिक घोषणा की गई थी? तो वो की गई है राजगीर खेल परिसर। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को बिहार के किस खेल मैदान में आयोजित किए जाने की प्रारंभिक घोषणा की गई थी? तो राजगीर खेल परिसर में। अब यहाँ देखते हैं 70 का क्वेश्चन। 70 में कह रहा है कि भीम सिंह भावेश को 2025 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। भीम सिंह भावेश को 2025 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो क्या ये कथन सत्य है? तो हाँ, ये कथन सत्य है, लेकिन और गलत है क्योंकि वह बिहार के एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन हैं जिन्होंने एआई सहायता प्राप्त सर्जरी उपकरण विकसित किया है। तो ये गलत है। ये एक्चुअली जो है भीम सिंह भावेश, ये पत्रकार हैं जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देकर मुसहर समुदाय के उत्थान के लिए काम किया। भीम सिंह भावेश मुसहर समुदाय के लिए काम किया है। अब यहाँ से हिस्ट्री। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से बकराकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं वो है चहुंद्रो। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से बकराकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं वो है चहुंद्रो। 72 नंबर। इसमें कथन का सही बताना कि कौन सा कथन सही है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अथर्ववेद में किया गया था। ये गलत है। ये वाला क्या है? गलत है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, ना कि अर्थवेद में। कहा हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। राजा
विदेह माधव की कथा का संबंध गोपथ ब्राह्मण से है, तो ये बात भी गलत है। राजा विदेह विदेह माधव की कथा सतपथ, माधव की कथा सतपथ, गोपथ नहीं बल्कि सतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। कहाँ है? सतपथ में, गोपथ में नहीं बल्कि सतपथ में वर्णित है। तो याद हो गया कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में, और राजा विदेह माधव की कथा का संबंध सतपथ ब्राह्मण में है। और यह कथा आर्यों का पूर्व दिशा में विस्तार का वर्णन करता है। यह आर्यों में पूर्व दिशा के विस्तार के बारे में वर्णन करता है। और गोत्र शब्द का अर्थ होता है गोष्ठ, अर्थात मूल, अर्थात वह स्थान जहां समूचे परिवार का गोधन पाला जाता था, जहां समूचे परिवार का गोधन पाया जाता था उसी को गोत्र कहते हैं। और तीसरा सही है कि सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध यजुर्वेद से है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध यजुर्वेद से, और ऋग्वेद से युद्ध के देवता के रूप में इंद्र को घोषित किया गया। ऋग्वेद में युद्ध के देवता के रूप में इंद्र को घोषित किया गया है, तो ये बात भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मुद्रा राक्षस के ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो वो थे विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस ग्रंथ के रचयिता विशाखादत्त। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं था? तो किसका दरबार कनिष्क के संबंध से नहीं था? तो पतंजलि का संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं था। बाकी अश्वघोष, नागार्जुना, पार्श्व का संबंध कनिष्क से के दरबार से था। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व और एक और याद रखिएगा नाम, चरक का संबंध कनिष्क के दरबार से था, लेकिन पतंजलि का संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पतंजलि के बारे में। अगर आप लोग याद रखेंगे तो ये शुंग काल के विद्वान थे, जिसने पाणिनियों के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका ग्रंथ की रचना की थी। हम देखेंगे 75 नंबर। इसमें कह रहा है कि मिलान करने कह रहा है कि शंकराचार्य द्वारा एक तरफ स्थापित मठ है और दूसरे तरफ उसका कौन सी दिशा में है वो है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी दिशा में है। ज्योतिर्मठ उत्तर दिशा में है। अब ऐसे याद करवा देता हूँ, देखिए सबसे बढ़िया, ये तो जानबे करते हैं कि इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। अगर मैं बात करूं ज्योतिर्मठ तो उत्तर में है। ज्योतिर्मठ कहाँ है? तो ज्योतिर्मठ उत्तर में है। ज्योतिर्मठ उत्तर में है। अगर मैं बात करूं पुरी की, पुरी, तो पुरी जो है पूरब में है। पुरी इधर क्या है? पूर्व से पुरी और पूर्व से पूरब। और दक्षिण में कौन है? तो देखते हैं कि दक्षिण में कौन है। तो दक्षिण में सिंगेरी है। दक्षिण में कौन है? श्रृंगेरी है। दक्षिण में सिंगेरी है। और पश्चिम में कौन है? तो बच गया द्वारिका जो कि पश्चिम में है। तो आप लोग इस मैप से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। और एक चीज और थोड़ा सा जान लें, सॉरी तो मैं तो मिटा दिया, मैं फिर से बना ही देता हूँ ताकि याद रहे। ये तो पूरब हो गया जी, ये तो पश्चिम हो गया जी, और ये वाला दक्षिण हो गया जी, और ये उत्तर हो गया जी। उत्तर में क्या है? तो ज्योतिमठ है। उत्तर में ज्योतिमठ। और उत्तराखंड, और ये ज्योतिमठ कहाँ है? तो जोशीमठ। जोशीमठ। और जोशीमठ कहाँ है? तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा। पूरब में जानते हैं पुरी कहाँ है? तो उड़ीसा में, ये याद रखिएगा। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में सिंगेरी मठ जो कि कर्नाटक में है। श्रृंगेरी मठ कहाँ है? श्रृंगेरी मठ जो कर्नाटक में है। और द्वारिका तो पते होगा, गुजरात में है। चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दौरा किया वो कौन था? तो वो था सुंग यून। कौन था? सुंग यून था, जो कि सुंग यून जो था 518 ईस्वी में भ्रमण किया था और 3 वर्ष के लिए आया था और बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित किया था। थोड़ा फाहियान के बारे में जानिए। तो यान से आपको जाना है चंद्रमा पर, और चंद्रमा पर के बार जाना है, अकेले नहीं जाना है, अपने गर्लफ्रेंड को लेके जाना है आपको। तो फाहियान चला गया यान से चंद्रमा पे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और ये आया था 7वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 7वीं। तो 6ठी में आ गया सुंगयून, 7वीं में आ गया कौन? फाहियान। और ह्वेनसांग आया था 4थी शताब्दी में, चौथी फोर्थ शताब्दी में, ठीक है ना। और फाहियान, सॉरी 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 मैं थोड़ा सा गलत बता दिया, आई एम रियली सॉरी। हाँ देखिए, फिर से समझ लेते हैं।
जल्दी क्या है समझ लेते हैं। फाहियान, यान से जाना आपको चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रमा पे, तो ये आया था फाहियान चौथी शताब्दी में। कब आया था? चौथी शताब्दी में। और हुएनसांग, हुएनसांग आया था सातवीं शताब्दी में। हुएनसांग सातवीं शताब्दी में आया था। और देखिए सॉन्ग सुनिएगा तो किसी को भी खुशी मिलता है, यानी हर्ष मिलता है। तो हर्षवर्धन के शासन काल में हुएनसांग आया था सातवीं, सातवीं माने सा से सॉन्ग, सा से मतलब और सा से सॉन्ग, और ये सा से सातवीं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद करिएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1206 में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में की गई थी। 78 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मोरक्को देश का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था? तब वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इब्न बतूता किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अब पूछ रहा कि कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो वैदिक ग्रंथों में भास्कर सायन को बाकाट राजों को संरक्षण प्राप्त था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। वैदिक ग्रंथों के भास्कर सायन का विजयनगर के राजाओं का आश्रय प्राप्त था। भास्कर सायन का बाकाटक राजाओं का नहीं, बल्कि विजयनगर के राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। विजयनगर के राजाओं के संरक्षण प्राप्त था भास्कर या सायन। फिर कहता है कि विजयनगर का प्रसिद्ध है हजारा मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय के शासन काल में हुआ था। ये भी गलत है। ये कृष्ण देव राय के शासन काल में नहीं, बल्कि देवराय द्वितीय के शासन काल में हजारा मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ये भी गलत, यानी ना तो एक है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो एक सही ना तो दो सही। अब मिलान करने का रहा है, एक तरफ ग्रंथ है मध्यकालीन युग के और दूसरी तरफ उसको कौन लिखे हैं ये बताना है, बताने का रहा है 80 नंबर का। तो देखिए 80 नंबर का हम लोग याद करते हैं। देखिए मान सोलास सोमेश्वर थ्री के द्वारा लिखा गया, रचित है। मान सोलास जो है वो सोमेश्वर थ्री के द्वारा लिखा गया। और मत विलास परम हसन महेंद्र बर्मन मत विलास पर हसन महेंद्र बर्मन वन के द्वारा। और समरांगन सूत्रधार भोजदेव के द्वारा, समरांगन सूत्रधार भोजदेव के द्वारा। और अमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय के द्वारा। हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है 81 नंबर का। एक तरफ कथन है और दूसरी तरफ कारण है। तो देखते हैं क्या कह रहा है कथन में। कह रहा है कि भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। और चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर स्थित ग्राम चित से लिया था। तो ये गलत है। भारत में चिश्ती विचारधारा का प्रचार सर्वप्रथम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, ये बात सही है। लेकिन चिश्त धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से नहीं लिया था, बल्कि एशिया माइनर यानी तुर्की से प्रवासित होकर अफगानिस्तान में स्थित चिश्त नामक का स्थान कहाँ है? तो अफगानिस्तान में, वहां से चिश्ती संप्रदाय आया है। देखेंगे 82 नंबर। कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के रूप में जाना जाता है? औरंगजेब को। जिंदा पीर औरंगजेब को जाना जाता है। 83 नंबर देखिए कि स्वतंत्र अवध राज्य के संस्थापक सादत खां को बुरहान उन मुल्क की उपाधि किसने प्रदान की? तब वो प्रदान की मोहम्मद शाह ने। स्वतंत्र अवध राज्य के संस्थापक सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो मोहम्मद शाह। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो सूरत में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो सूरत में। 85 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। एक तरफ कथन है और दूसरी तरफ कारण है। तो कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा को लागू किया गया था। तो क्या ये सही है? तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही है कि वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा को लागू किया था। और दूसरा कह रहा है कि इजारेदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक भूमि राजस्व वसूल करना था। तो ये पॉइंट सही है और उसका कारण भी सही बता रहा है कि वारेन हेस्टिंग ने इजारी प्रथा को लागू किया। क्यों किया? तो क्योंकि इजारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य ही इतना था कि अधिक से अधिक भू राजस्व वसूल करना, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि उपयुक्त में दो स्टेटमेंट दिया गया है। इन स्टेटमेंट का ध्यान रखना और बताना है कि निम्नलिखित में से ये जो 4 स्टेटमेंट दिया जाएगा वो किसके बारे में लिखा गया है। तो कह रहा है कि एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है, मैंने कोई एक व्यक्ति है एक्स,
ठीक है। इस ये एक व्यक्ति प्रसिद्ध उपन्यासकार है। एक्स को मैंने मान लिया, यही आंसर होगा। बताना है कि एक्स, हु इज एक्स। तो बताना है कि ये एक्स जो है एक प्रसिद्ध उपन्यासकार होगा, और ये निबंध भी लिखता है, और ये साहित्यकार भी है। इसका मतलब साहित्य के क्षेत्र में वह ओवन मैरीडिथ के नाम से प्रसिद्ध है। ये ऐसा एक्स है जिसको साहित्य के क्षेत्र में ओवन मैरीडिथ के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा, इसका कार्यकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति हुआ था। मैंने मैं इसको हिंट दे देता हूं। हिंट है कि 1877 में के आसपास में, कि कभी ध्यान से मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ 78 में, 1878 में ये स्ट्रेची आयोग का अध्यक्षता भी किया। सॉरी, स्ट्रेची आयोग, स्ट्रेची मतलब एक स्ट्रेची अकाल का मतलब स्ट्रेची आयोग का स्थापना हुआ था स्ट्रेची की ही अध्यक्षता में। तो 1878 में वो कौन सा है? तो बताइए 1878 में कौन सा मतलब वायसराय था? इसी से आपको पता चल जाएगा ये एक क्या होगा। अब मैं फाइनली बता देता हूँ, वो है लॉर्ड लिटन। क्योंकि लॉर्ड लिटन का समय काल था 1876 से 80 के बीच में। इसी को ही ओवन मैरीडिथ कहा गया। 87 फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, 1881 में। इसमें कुछ सोचने वाली बात है नहीं। 88 नंबर में आ जाइए क्वेश्चन। मिलान करने कह रहा है, तो आइए मिलान करते हैं। 88 में एक तरफ स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व करता है और दूसरी तरफ उसके क्षेत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ता तो बाल गंगाधर कहाँ से करेंगे? तो पूना और मुंबई से करेंगे। बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से करेंगे? पूना तथा मुंबई से करेंगे। और चिदम्बरम पिल्ले मद्रास से करेंगे। लाला लाजपत राय पंजाब से करेंगे। सैयद हैदर राजा दिल्ली से करेंगे। सैयद हैदर राजा कहाँ से करेंगे? दिल्ली से। 89 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तब वो किया गया था एम जोशी के द्वारा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया एम जोशी के द्वारा। और ये कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 1920 को एम जोशी के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसी को एटक के नाम से जानते हैं, एटक का स्थापना किया गया, जिसका प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय पहला अध्यक्ष, और ये लाला लाजपत राय पहला अध्यक्ष थे, और एनजी रंगा इसके प्रथम सचिव बन गए। तो लाला लाजपत अध्यक्ष रहे और सचिव के पद पर एनजी रंगा रहे। एम जोशी ने एटक का स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को किया। तो इतनी बात याद रखिएगा। अब देखेंगे 90 नंबर का प्रश्न। करा कि 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व और दमन इलाहाबाद में क्रमशः किनके द्वारा किया गया था? तो लियाकत अली तथा कर्नल नील के द्वारा। लियाकत अली तथा कर्नल नील के द्वारा। सुप्रसिद्ध आदिवासी क्रांतिकारी तिलका मांझी का मूल नाम क्या था? तो जबड़ा पहाड़ी। सुप्रसिद्ध आदिवासी क्रांतिकारी तिलका मांझी का मूल नाम क्या था? तो जबड़ा पहाड़ी। अब बताना है कि निम्नलिखित पर आपको विचार करना और कितने कथन सही हैं ये बताना है, और कौन से कथन सही हैं ये भी बता दीजिएगा। तो देखिए, गांधी जी ने अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1917 के चंपारण में किया था। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी एक ही कथन सही है, एक कथन तो सही हो गया। अब गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा किसान आंदोलन में भाग लिया और कर नहीं देने के लिए आंदोलन चलाया। तो नहीं सर, पहला भी गलत ही है दोस्तों, क्योंकि जीवन का बोल रहा है, ये भारत में नहीं, ये अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह। और जानते करते हैं कि 1893 से लेकर 1915 तक साउथ अफ्रीका में रहे थे, तो अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह तो वही उन्होंने ही किया था। एक्सपेरिमेंट तो दक्षिण अफ्रीका में ही किया था, भारत में आके उसको सही से अजमाई किया। तो पहला तो गलत है। और दूसरा क्या कह रहा है कि सही कह रहा है। बाकी असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहला व्यक्ति चंद्रपाल थे। तो चंद्रपाल नहीं, बिपिन चंद्रपाल नहीं, बल्कि मोहम्मद अली थे। कौन थे? मोहम्मद अली असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तब वो की गई महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया। 94 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताने कह रहा है। तो देखिए कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो बताइए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है? हाँ जी, संबंधित है। और इल्बर्ट बिल रॉड रिपन से संबंधित है। और रिंग फेंस नीति लॉर्ड कॉर्नवालिस से नहीं संबंधित है, बल्कि ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित था। किससे संबंधित था? वारेन हेस्टिंग्स के। यानी कि ये वाला आंसर गलत था, तो यही हम लोग को ऑप्शन ढूंढना था। बाकी बर्ना कूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। 95 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तब वो चार्ल्स विल्किंस थे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विल्किंस। हंटर कमीशन का रिपोर्ट में किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष जोर दिया था? तब वो दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के बारे में। कौन सी शिक्षा के बारे में जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा के बारे में, हंटर कमीशन। अब हम लोग देखेंगे 97 नंबर का प्रश्न। 97 में कह रहा है, मिलान करने कह रहा है, एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ उसके प्रकाशक हैं। तो देखिए, मिरातुल अखबार जानते हैं कि राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया था, मिरातुल अखबार। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। और सर्च लाइट, जैसा कि आपको पता है, सर से सर्च लाइट और सर से सच्चिदानंद सिन्हा। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू, कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारडोली सत्याग्रह किया गया था। द और अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट 1919 को समान बोलचाल की भाषा में क्या कहा गया? तो उसी को तो रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट 1919 को ही रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। सांप्रदायिक अधिनिर्णय या इसी को पंचायत कहते हैं। 1932 की घोषणा के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो इतना दिया गया है इसमें से कोई नहीं थे। तो वो कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। तो सांप्रदायिक पंचायत जो 1932 में घोषणा आया था, उसके कौन उस वक्त कौन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे? तो मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। मुद्रा की तरलता का सही अवरोही क्रम क्या है? सॉरी, 101 प्रश्न तो ऊपर में था ना, गलती से मैं आगे पर बढ़ गया। 101 पर पढ़ाने के नाम इसमें सही कथन पूछ रहा है। कह रहा है 246 ए जो अनुच्छेद है उसमें संसद और राज्य विधानसभा दोनों को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्रदान करता है। तो ये बात सही है। तो अनुच्छेद 246 ए संसद और राज्य सभाओं द्वारा को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का समवर्ती शक्ति प्रदान करता है। और अनुच्छेद 279 ए भारत के राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन का अधिकार देता है। तो 246 ए क्या कहता है? तो 246 ए संविधान का अनुच्छेद कहता है कि संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्रदान करता है। और 279 ए कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। तो ये दोनों ही सही है। बताना है फिलिप्स का वक्र के बारे में कि फिलिप्स वक्र का संबंध है बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के मध्य। बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति दर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीबीए और जीडीपी के संबंध में सही नहीं है? तो पहला देखिए, जीबीए और जीडीपी के संबंध में सही नहीं। जीबीए क्या कहता है कि मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कटौती के बाद देश के भीतर उत्पादित सही वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जीबीए मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कटौती के बाद देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। दूसरा, जीडीपी किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। जीडीपी जो है किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य है। तो ये पहला दूसरा सही था। तीसरा देख लेते हैं, ये गलत है कि जीबीए की गणना हमेशा बाजार कीमतों पर की जाती है, जबकि जीडीपी की गणना मूल कीमतों पर की जाती है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देखिए जीबी की गणना है जो आमतौर पर क्षेत्र बार दृष्टिकोण से की जाती है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अलग अलग क्षेत्र के इन जीबीए को जोड़कर देश के जीडीपी निकाली जाती है। जीबीए साधन और आपूर्ति पक्ष के माध्यम से अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। तो ये बिल्कुल सही है। शिशु मृत्यु दर के बारे में बताइए। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में जन्मे 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती
हो जाने वाले बच्चों की संख्या से है। किसी वर्ष में जन्मे 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष के आयु से पहले मृत्यु हो जाने वाले बच्चों की संख्या से है। अब ये देखिए कह रहा है कि मुद्रा की तरलता का अवरोही क्रम क्या होगा। हाँ, तो देखिए मुद्रा की तरलता का सही अवरोही क्रम क्या है, तो फर्स्ट M1 M2 M3 अवरोही क्रम है, आरोही नहीं है, अवरोही। और M1 M2 को मिला के संकुचित मुद्रा भी कहा जाता है। 106 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 106 नंबर में कह रहा है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और व्याख्या कर देते हैं। 105 में देखिए M1 जो है जो कि सबसे अधिक तरल है, M1 क्या है, सबसे अधिक तरल है, माने लिक्विडिटी इसके पास ज्यादा होता है। और ये है कितना M1, तो देखिए जनता के पास जितना मुद्रा है, आपके पास मैंने पूरे देश के 140 करोड़ जनसंख्या के पास जितना पैसा है, बैंक के पास जितना मांग जमा है, आरबीआई के पास जितना भी अनजमा है, सब क्या कहलाता है, सब कहलाता है M1। और M2 क्या है, तो M2 M1 जितना हुआ, माने जनता के पास पैसा, बैंक के पास जमा, बैंक के पास जो जमा मांग है, मांग जमा है, और आरबीआई के पास जो अनजमा है, वो सब M1 कहलाता है। M2 पूरा M1 वाली बातें, और बचत खाता में जमा माने पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें, और ये तरलता थोड़ा M1 से कम होता है। अब M3 क्या है, तो देखिए M1 तो होगा ही, यहाँ M1 और पोस्ट ऑफिस में जमा पैसा था, सेविंग्स अकाउंट। और M3 क्या है कि M1 तो होगा ही, M1 होगा। M1 क्या, जनता के पास पैसा, बैंकों के पास जो मांग जमा है वो, और आरबीआई के पास अन्य जमा। इसके अलावा M3 में M1 के अलावा बैंकों के समय जो फिक्स्ड डिपॉजिट है ना, वो सब ठीक है। और M4 में क्या है, तो देखिए जितना M3 में है वो, और सभी जितना पोस्ट ऑफिस में जमा है, माने M3 को M4 को कह सकते हैं M3 प्लस M2, M4 को क्या कह सकते हैं M3 प्लस M2, तो 2 इतना पैसा है। और M4 सबसे कम तरल हो जाएगा, तो इसी को अब रोहित क्रम में कह रहा है, मैंने सबसे कम पैसा, सबसे कम तरलता के बारे में कह रहा है। सबसे कम तरल कौन है, M4 सबसे कम तरल, सबसे ज्यादा तरल M1, सब उससे कम तरल M2, उससे कम तरल M3, और उससे सबसे कम तरल M4। कहेगा कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, तो M4, सबसे कम M1, इस तरीके से। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसके विचार करने के बाद बोल रहा है सत्य कथन। तो रिजर्व बैंक देश के मुद्रा का निर्गमन करता है, तो बिल्कुल जो रिजर्व बैंक ही है जो देश के मुद्रा का निर्गमन करता है, और वह सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। तो सरकार का बैंकर भी कौन है, आरबीआई। वह अर्थव्यवस्था के विदेशी कोषों का संरक्षण करता है, बिल्कुल सही, अर्थव्यवस्था के विदेशी कोष का संरक्षण भी रिजर्व बैंक करता है। बैंकिंग व्यवस्था के लिए बैंक की भांति का कार्य करता है, बैंकिंग व्यवस्था के लिए बैंक की भांति का कार्य करता है, सही है सभी स्टेटमेंट। 107 में कह रहा है कि बैंक दर में वृद्धि समानता इस बात का संकेतक है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। जो बैंक दर में वृद्धि समानता इस बात का संकेतक है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण करता है। अब इसमें से बताना है आपको असत कथन, किसके बारे में, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के संदर्भ में। तो वैश्वीकरण से किसी अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में माना जाता है, बिल्कुल सही कह रहा है कि वैश्वीकरण ही वो सिस्टम है जिसके कारण किसी भी अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में माना जाता है, तो सही है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम होता है जो विश्व के परस्पर निर्भर और आर्थिक एकीकृत करती है, तो ये भी बात सही है कि यह उन सभी नीतियों का परिणाम होता है जो विश्व को परस्पर निर्भर और आर्थिक एकीकृत करता है। 109 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सॉरी, 109 नंबर का प्रश्न तो इधर ही होगा ना। 109 नंबर में कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन के बारे में बताइए। तो पहला, ग्रामीण बैंक का स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था, बिल्कुल सही कि ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी रूरल बैंक का स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था, और हुआ था। और दूसरा कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रूरल बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक माने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड बैंक है का कितना रहता है, तो ये रहता है 50%, 15%,
और 35% का अनुपात रहता है। 50, 15, 35 इस तरीके से, माने 50% पैसा रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और स्टेट स्पॉन्सर्ड बैंक का रहता है 35%। अब जैसे ये कैसे समझाऊं, जो समझाता हूँ। जैसे हम जो हैं दक्षिण बिहार से संबंधित है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो रूरल बैंक होंगे, आरआरबी बैंक, कोई भी, जैसे इसको मध्य बिहार ग्रामीण बैंक कहता है, तो इसका स्पॉन्सर्ड बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। ठीक है, पीएनबी। तो अब इस हमारे पूरे से दक्षिण बिहार के ग्रामीण बैंक में जो पैसा होगा, टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया गया होगा, वो इस पीएनबी ने, मान के चलिए 100 रुपया का अगर इन्वेस्टमेंट इस बैंक को खोलने में लगा होगा, तो उसके 35 रुपया पीएनबी ने दिया होगा। और बिहार सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि नीतीश जी ने 15 रुपया दिया होगा, माने 15% दिया होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि मोदी जी हैं, उन्होंने 50 रुपया दिया होगा। ये है इसका मतलब। 110 नंबर में आ जाते हैं। कह रहे यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हो, तो घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? तो ग्रेसम का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेसम का नियम। ठीक है। और एक होता है एंगल का सिद्धांत। एंगल का सिद्धांत होता है कि एक परिवार की आय बढ़ने पर उसका खाना पीने की वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है। माने कोई परिवार है और उसका अचानक से क्या हो गया, इनकम बढ़ गया। जब इनकम बढ़ गया तो वो जो अपने फूड आइटम पर जो खर्च करता था वो कम जाएगा, खाने पीने की वस्तुओं को पर खर्च प्रतिशत कम जाएगा। अब कहिएगा ये क्या मजाक है, ज्यादा पैसा आ गया तो ज्यादा खाएगा। अरे नहीं, जब ज्यादा खाइएगा तो शुरू में तो खाइए लीजिएगा, अब तो बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। क्योंकि अभी खाते थे, गरीब थे तो रोटी चावल रोटी चावल सब्जी खाते थे। अब अमीर हो गए, तो डेली पिज्जा खाइएगा, केएफसी का चिकन खाइएगा, तो क्या होगा, पेट आपका खराब हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो बोल देगा कि बाहर वाला सामान मत खाओ। जब बाहर वाला सामान नहीं खाइएगा तो सस्ती वस्तुएं खाना पड़ेगा, और सस्ती वस्तुओं में क्या होता है, जो अच्छा भी हो, फ्रेश भी हो, रोटी चावल सब्जी। तो ये एंगल का सिद्धांत था। ठीक है। चलिए, तो रिकॉर्डो का सिद्धांत भी जान लीजिए। ये सिद्धांत लाभ का सिद्धांत के रूप में कहा गया। जैसे इसका होता है कि वास्तविक मजदूरी बढ़ती है, लाभ और मजदूरी के बीच राजस्व विभाजन के कारण वास्तविक लाभ घटता है। अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अजात शत्रु कोई ऐसा राज्य बताइए जिसको पराजित नहीं कर सकता था। यहाँ से बिहार के प्रश्न हो जाएंगे। तो वो था अवंती, जिसको पराजित नहीं कर सका था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को हराया, वो था स्कंद गुप्त। वो कौन था? स्कंद गुप्त, जिसने हुनों को हराया। स्कंद गुप्त ने किसको हरा दिया था? हुनों को। अब देखना है हम लोगों को 113 नंबर। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफुरदीन याह्या मनेरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में। मखदूम सफुरदीन याह्या मनेरी का मकबरा बिहार शरीफ में है। 114 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जी, 114 नंबर में हम लोग आते हैं। प्रश्न बताना है कि वह मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ, तो वो कौन था? तो देखिए, सबसे पहले आलमगीर द्वितीय का भी राज्याभिषेक बिहार में ही हुआ है। ठीक है। किसको किसको सॉरी, किसको किसका हुआ है? आलमगीर द्वितीय का नहीं हुआ है, बल्कि शाह आलम द्वितीय का हुआ है पटना में, और फर्रुखसियार का हुआ है। ठीक है। तो फर्रुखसियार और शाह आलम द्वितीय। बिहार में एक अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1912 में बिहार और उड़ीसा नामक एक नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया? तो वो नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। पृथक बिहार के लिए किसने किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। अब देखेंगे 116 नंबर का प्रश्न। कह रहा है 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल सांकृत्यान किस क्षेत्र में सक्रिय थे? छपरा में। 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल सांकृत्यान किस क्षेत्र से सक्रिय थे? तो छपरा से। 117 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में कब आयोजित हुआ? 1922 में आयोजित हुआ। कब हुआ? 1922 में। देखिए, बिहारी छात्र सम्मेलन 1906 में सच्चिदानंद सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। और ये पहला छात्र संगठित कब हुआ था? पहला छात्र बिहार छात्र सम्मेलन का स्थापना 1906 में किनके द्वारा? तो सच्चिदानंद सिंह के द्वारा। और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 16वां अधिवेशन जो कि 1922 में हुआ था। और यह सहयोग आंदोलन जब चरम पर था तब हुआ था। ठीक है। 118 नंबर। 1921 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो वो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा।
119 में चलते हैं अब आपको लेके। 119 नंबर कह रहा है कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तब वो थे मुरली मोहन प्रसाद। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद। निम्नलिखित में किस जिले में धारवाड़ जैसी भू वैज्ञानिक संरचना नहीं है? तो वो रोहतास में नहीं है, बाकी मुंगेर, जमुई, नवादा में है। मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, कोडरमा में स्थित है। कौन सा? धारवाड़ जैसी। बाकी रोहतास में नहीं है। तो देखेंगे हम लोग 121 नंबर का प्रश्न। 121 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं कौन सा कथन गलत है। वैशाली जिला बिहार के दरभंगा प्रमंडल में स्थित है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सॉरी, कथन गलत है, ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो इसमें कितने कथन गलत पूछ रहा है ये? तो दरभंगा प्रमंडल में नहीं, बल्कि ये तिरहुत प्रमंडल में है। कौन सा प्रमंडल में है? तिरहुत प्रमंडल में है। और बिहार की आधिकारिक भाषा भोजपुरी है। तो ये भी गलत है, क्योंकि बिहार का आधिकारिक भाषा पहला तो हिंदी है और दूसरा उर्दू है ना। और बाकी अन्य भी जो है भोजपुर मगही स्तम है। बिहार का राजकीय पशु भालू है। तो ये राजकीय पशु भालू नहीं बल्कि बैल है। राज्य का राजकीय प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष है। तो ये बात सही है, बाकी ये तीनों गलत है। सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है कि आप बताइए फिर से सत्य कथन कि कितने सत्य कथन है। तो बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 40 है क्या? तो देखिए, विधानसभा में टोटल कुल सीट की संख्या 243 है, पहले ये जान लीजिए। और इसमें आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? तो 40 है। ये तो ये वाला सही है। ठीक है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 36 है, नहीं 38 है। एससी के लिए जो बिहार विधानसभा में इस 243 में जो एससी के लिए है जो 38 सीट है। और 2 गो एसटी के लिए है जो कि कटोरिया और नौगछिया है। कौन है? कटोरिया और नौगछिया। कटोरिया है बांका में। सॉरी, ये भी गलत है। कटोरिया और नौगछिया ये भी गलत है। एक्चुअली कटोरिया तो है बांका में, कटोरिया बांका में जो कि एसटी के लिए है, बल्कि नौगछिया नहीं, यहाँ पे मनिहारी होगा। कौन होगा? मनिहारी, जो कि एसटी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए नहीं। एक सेकंड, मैं इस चीज को थोड़ा सा फिर से क्लियर करता हूँ। मैं बोला हूँ सब सही है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गया। मैं ये ऑप्शन सबको हटा दीजिए, मैं जो याद करवा देता हूँ वो याद कर लीजिए। देखिए, बिहार में टोटल विधानसभा की सीटें 243 है। इन 243 सीटों में जो आरक्षित सीट है, जिसको बोलते हैं कि रिजर्व्ड है, वो टोटल 40 रिजर्व्ड है। इस 40 रिजर्व में एससी का संख्या कितना है? तो एससी का संख्या 38 है और एसटी का संख्या 2 सीट को रिजर्व किया गया है। और ये 2 सीट में एक है मनिहारी और दूसरा है कटोरिया। बस ऐसे याद रख लीजिए, जितना बाकी सब बन जाएगा। मनिहारी अगर पूछा जाए कि कहाँ है तो बताइएगा कटिहार। मनिहारी कहाँ है? तो कटिहार। देखिए, हारी और हार। कटोरिया कहाँ पूछा जाए? रिया, तो रिया रहती है बांका में। कहाँ रहती है रिया? बांका में। ऐसे याद कर लीजिए। 243 बिहार विधानसभा सीट है, जिसमें पूरा रिजर्व 40 हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 में कह रहा है कि हाल के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2023-24 के लिए बिहार का अनुमानित जीएसडीपी क्या है? तब वो है 854,429। आप लोग ऐसे याद करिए, 854,429। अगर इसका आधा करिएगा तो 427 आ जाएगा। क्योंकि आधा किए हैं तो आधा जोड़िएगा भी तो, यानी 2 जोड़ दीजिए तो 427 प्लस 2 429। तो आप ऐसे याद रख लीजिए 854,429। हाल के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2023-24 के लिए बिहार का अनुमानित जीएसडीपी कितना है? तो 854,429। अगला प्रश्न देख लीजिए, 124 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 124 नंबर में कह रहा है कि बिहार बजट 2025-26 पिछले वर्ष 2024-25 के बजट की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो वो कितना प्रतिशत अधिक है? तो 13.69%। कितना प्रतिशत? 13.69% अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य मुखिया को हस्तलिखित आवेदन देकर इस्तीफा दे सकता है। आवेदन जमा करने के कितने दिनों के बाद इस्तीफा प्रभावी माना जाएगा? तो वो 7 दिन के अंदर।
कितने दिन के अंदर? 7 दिनों के अंदर इस्तीफा प्रभावी माना जाएगा। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य मुखिया को हस्तलिखित आवेदन देकर इस्तीफा दे सकता है। आवेदन जमा करने के कितने दिनों के बाद माना जाएगा? 7 दिनों के बाद। अब देखिए मिलान करने का रहा, तो चलिए मिलान करते हैं। जोजिला जो है वो लद्दाख में पाया जाता है, लद्दाख में जोजिला दर्रा है। और लिपुलेख, नीतिमाना दर्रा, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। लिपुलेख उत्तराखंड में। नाथुला सिक्किम में। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। नाथुला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। अब ये देखिए ये पहाड़ी कह रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर सही से अरेंज करने के लिए कह रहा है। तो देखिए सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा? जवादी, जवादी पहाड़ी सबसे उत्तर में। और ये जवादी पहाड़ी कहाँ है? उत्तर से दक्षिण कह रहा है ना, उत्तर से दक्षिण कह रहा है। तो सबसे ऊपर में हो जाएगा जवादी पहाड़ी, और उसके नीचे में हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, और नीलगिरी के नीचे हो जाएगा अन्नामलाई, अन्नामलाई, और अन्नामलाई के नीचे हो जाएगा कौन सी पहाड़ी? तो कार्डमम यानी इलायची पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी। तो जवादी पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है, और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो नीलगिरी पहाड़ी जो, सॉरी, जवादी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के पूर्वी घाट में है। और अन्नामलाई जो है केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है, केरल और तमिलनाडु के सीमा पर। और नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के सीमा पे, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के सीमा पे। और कार्डमम पहाड़ी, तो कार्डमम पहाड़ी जो है वो केरल और तमिलनाडु के सीमा पे है, केरल और तमिलनाडु के सीमा पे। 128 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। हिंद महासागर द्वीप ध्रुव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताएं। किसके बारे में? हिंद महासागर द्वीप ध्रुव के बारे में। तो ये कह रहा है कि यह सकारात्मक आयोडी घटनाएं पश्चिमी हिंद महासागर में गर्म पानी और सुमात्रा के पास ठंडे पानी की विशेषता है। तो सकारात्मक आयोडी घटनाएं पश्चिमी हिंद महासागर में गर्म पानी और सुमात्रा के पास ठंडे पानी की विशेषता है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सकारात्मक आयोडी आम तौर पर भारतीय मानसून को बढ़ाता है। तो सकारात्मक आयोडी क्या करता है आमतौर पर? तो भारतीय मानसून को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियां है? तो पश्चिमी की ओर बहने वाली कौन सी नदियां हैं ये बताना है आप लोग को। तो वो है साबरमती और काली नदी। साबरमती और काली नदी जो है पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियां हैं। और भी कोई याद रखिएगा पश्चिमी की ओर, तो नर्मदा भी होता है, ताप्ती भी होता है, माही, नर्मदा, ताप्ती, माही, भारतपुझा, शरावती, काली नदी, धंधर, लूनी, साबरमती और पेरियार, ये सब बहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी निछालन प्रक्रिया को अधिकतम दर्शाती है? तो वो कौन अधिकतम दर्शाती है? तो लेटेराइट मिट्टी। कौन दर्शाती है? लेटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी निछालन प्रक्रिया को अधिक दर्शाती है? तो लेटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ मौसम की फसल है? तो खरीफ मौसम की फसल ये तीनों ही है, मक्का भी है, मूंगफली है, बाजरा है। तो खरीफ फसल की मक्का, बाजरा, मूंगफली, ठीक है ना। और इसके साथ साथ और याद रख लीजिए कपास भी खरीफ फसल का ही उदाहरण है, और जूट भी, कपास, जूट और चावल भी, मूंगफली, चावल भी, कपास, जूट, चावल, बाजरा, मूंगफली, मक्का खरीफ फसल का उदाहरण है। और इसे जुलाई में बोया जाता है, जुलाई में बोया जाता है और सितंबर में काटा जाता है, सितंबर में काटा जाता है। खरीफ फसल के बारे में क्या हुआ? जुलाई में बोया जाएगा, सितंबर में काटा जाएगा। कपास, जूट, चावल, मक्का, मूंगफली, बाजरा ये सब खरीफ फसल है। अगर रबी फसल के बारे में बात करें तो रबी फसल को अक्टूबर में बोया जाएगा, अक्टूबर में, और मार्च में काटा जाएगा। और इसके जो उदाहरण होंगे वो गेहूं होंगे, जौ होगा और दाल होगा। गेहूं, जौ, दाल और रेप सीड। कौन सा सीड? रेप सीड, ठीक है। और जायद के बारे में जानते करते हैं, अप्रैल में बोया जाएगा, जून में काटा जाएगा। और सब्जी, फल, चारा ये सब वो होते हैं। भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां सबसे अनुकूल है? तो वो सबसे परिस्थितियां अनुकूल होती है निम्न दबाव और 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? निम्न दाब और 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म समुद्री सतह तापमान। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करिए और विचार करने के बाद गलत कथन चुनिए। तो देखिए गलत कथन कौन है? बैलाडीला छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क खदान है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है कि जो बैलाडीला है छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की खदानें हैं। कर्नाटक में मोनाजाइट और थोरियम के भंडार पाए जाते हैं, नहीं।
केरल में मोनाजाइट और थोरियम के भंडारवान पाए जाते हैं। आज आज अब मैं थोड़ा सा आपको लौह अयस्क के बारे में और बताता हूँ। ये जो बैला टीला है छत्तीसगढ़ में, जहाँ लौह अयस्क पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का एक और जगह याद रखिए, दंतेवाड़ा। कहाँ याद रखिएगा? दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। जो भी लौह अयस्क की खदान है, बैला टीला और दंतेवाड़ा। एक वो आप याद रखिए कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के बारे में दो वो याद रखिए, बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन हिल्स, और एक याद रखिए कुदेरमुख। ये वो याद रखिए कुदेरमुख, लौह अयस्क का यहाँ खान है कर्नाटक में, बाबा बुदन और कुदेरमुख। अरे एक दो को याद रखिए महाराष्ट्र से एक याद रखिए चंद्रपुर, और एक रत्नागिरी। तो चंद्रपुर रत्नागिरी महाराष्ट्र में लौह अयस्क के खान है। कर्नाटक में बाबा बुदन पर फेमस है, कुदेरमुख। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और वेलाडीला। चलिए आप लोग को एक तेलंगाना के बारे में दूगो बता देते हैं। तेलंगाना से याद रखिएगा करीमनगर, और एक वारंगल भी याद रखिएगा। तेलंगाना से करीमनगर और वारंगल। तो आंध्र प्रदेश भी इसका भाई को याद रख लीजिए, कुरनूल और कडप्पा। तो कुरनूल और कडप्पा आंध्र प्रदेश का लौह खदान है, जो कि प्रमुख है तेलंगाना का करीमनगर और वारंगल। ठीक है, वारंगल। और केरल के बारे में बता ही दिया, मोनोजाइट और थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सही विकल्प चुनिए कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है। तो सिर्फ कर्क रेखा ही भारत से होकर गुजरती है, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर और भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है। ठीक है। 135 नंबर की जीवाश्म में सबसे अधिक किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं अवसादी चट्टान में। जीवाश्म सबसे अधिक किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? अवसादी चट्टानों में। अब यहाँ पे 136 में मिलान करने कह रहा है। तो देखिए मिस्ट्रल का जो मिलान होगा वो आल्प्स यूरोप में। मिस्ट्रल कहाँ बहती है? आल्प्स यूरोप में, और ये ठंडी हवा है। मिस्ट्रल क्या है? मिस्ट्रल ठंडी हवा है। चिनूक रॉकी पर्वत में बहती है, रॉकी पर्वत में, और ये गर्म हवा है। चिनूक कैसा है? गर्म। और सांता है ना, दक्षिण कैलिफोर्निया की हवा है, और ये शुष्क है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 137 नंबर का। 137 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि उपोष्णीय कटिबंध उच्च दाब पेटियों में समुद्री जल की लवणता समानता अधिक क्यों होती है? तो वो होती है उच्च बाष्पीकरण और कम वर्षा। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों में समुद्री जल की लवणता समानता अधिक क्यों होती है? तो उच्च बाष्पीकरण और कम वर्षा। जीव मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है कि इसमें सजीवों के साथ साथ निर्जीव घटकों के भी साथ उनकी अन्योन्य क्रियाएं शामिल है। तो ये बात सही है कि इसमें सजीवों के साथ साथ निर्जीव घटकों के भी साथ उनकी अन्योन्य क्रियाएं शामिल है। और दूसरा, जीव मंडल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये भी सही है। 139 का आंसर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो वो कौन है? सुपीरियर झील है। निम्नलिखित में से कौन सी झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो सुपीरियर झील है। पुलिकट झील निम्नलिखित किन राज्यों में स्थित है? तो वो स्थित है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। 141 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत परिवर्तित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत परिवर्तित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। 142 भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे वो? तो वो भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। अब संविधान की अनुसूची देखिए और एक तरफ उसका तरफ मिलान देखिए। तो देखिए मिलाइए। चौथा जो अनुसूची है वो राज्यसभा से संबंधित है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। और तीसरा अनुसूची में शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है, शपथ तथा प्रतिज्ञान। और 8वां अनुसूची में भाषा से संबंधित है, और छठा में जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। 144 का देख लीजिए क्वेश्चन, कथन है और कारण है। तो देख लेते हैं कथन कारण।
सॉरी, भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, और यहाँ शासन का संसदीय मॉडल अपनाया गया है, ये भी बात सही है, लेकिन इसका कारण नहीं है, मैंने दोनों अपने आप में सही है, पर दोनों बल्कि ए का और सही रीजन नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए कौन सी रीट याचिका जारी की जा सकती है? तो वो जारी की जा सकती है कौन सी रीट याचिका, ये बताना है। तो वो किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए कौन सी रीट याचिका जारी की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस आयु वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है? तो वो किया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। किस आयु वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 61 में। कहाँ किया गया? अनुच्छेद 61 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन से कथन सही है ये बताएं। तो देखते हैं कौन सा सही है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए? नहीं, 25 वर्ष होना चाहिए। अगर लोकसभा में आप लोग को अपना सदस्यता लेना है तो आपको 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। तो दोनों ही गलत है, ठीक है, दोनों ही गलत है। राज्यसभा के लिए 30। लेखानुदान विधेयक संसद में लाया जाता है, तो वो लाया जाता है निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही है, ये बताने कह रहा है। तो इसमें देखिए, भारत में वित्तीय सौदों के लिए स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया वसूला जाता है। नहीं, स्टाम्प शुल्क जो है वो भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। सॉरी, स्टाम्प शुल्क संघ सरकार द्वारा लगाया जाता है। संघ सरकार द्वारा लगाया जाता है स्टाम्प शुल्क को, और कलेक्ट किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। तो सरकार द्वारा, अब देखिए, संघ सरकार द्वारा लगाया जाता है और कलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के द्वारा। स्टाम्प शुल्क को विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। नहीं, यहाँ पे राज्य सरकार, और ये राज्य सरकार नहीं संघ सरकार होगा, ठीक है। तो इतना में आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब लेते हैं आप लोग से विदा। ये यहाँ पर खत्म हो गया 150 सेट, सेट 6 भी खत्म हो गया। सेट 7 में मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, और बढ़िया से आप लोग पढ़िए, एग्जाम का अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी मेरा चैनल बताएं। धन्यवाद।